अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ बाबर खान एडवोकेट। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 है। इससे पहले लॉ ऑफ एविडेंस 1984 तक जो है वो पाकिस्तान में चलता रहा है, जिसके तहत एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड की जाती रही है। जो अभी 1984 में मार्शल लॉ एरा में जो है कानूनी शहादत ऑर्डर बनाया गया, ज़ियाउल हक के एरा में अकॉर्डिंग टू इस्लाम इसको लाने की कोशिश की गई कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है वो डाल दी जाएं। क्योंकि जो लॉ ऑफ एविडेंस था वो 1872 का था, तो अभी जो 1984 में कानूनी शहादत आर्डर जो है वो इन्फोर्स किया गया है। हमारा यहाँ पे जो स्टडी का तरीक़ाकार वो अकॉर्डिंग टू दी कंटेंट होगा। जो कंटेंट मेरे हाथ में दिया गया है, कंटेंट दिया गया है उसमें मुझे लिमिटेड कर दिया गया है कि मैं कुछ जो एरियाज़ ऑफ स्टडी हैं उससे बाहर ना जाऊं। लेकिन फिर भी बीइंग ए टीचर मैं अपनी ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि दी कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 जो हम पढ़ेंगे उसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि एक ओवरव्यू के तौर पे ज़रूरी होती हैं वो बताऊं। डियर स्टूडेंट्स, कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 जो है वो एक ऑर्डर है जो प्रेसिडेंट ने 26 अक्टूबर 1984 को पब्लिश किया। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जो कानूनी शहादत ऑर्डर है, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ये ड्यूरिंग दी मार्शल लॉ ये इन्फोर्स हुआ था। 1984 का जो ऑर्डर है के ऑर्डर में हुआ था। अब ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पता नहीं आपको कभी किसी ने बताई होगी कि नहीं होगी। जो भी ऑर्डिनेंस आप देखते हैं, आज भी ऑर्डिनेंस जारी हैं, ऑर्डर चल रहे हैं, हालांकि उनकी जो लिमिटेशन होती है वो ख़त्म हो गई है, फिर भी चल रहे हैं। तो आप लोग में से काफ़ी सारे जो होंगे उनको तो पता होगा कि क्या वजह है, लेकिन कुछ छोटे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि हर बंदा ज़्यादा वो नहीं होता। मतलब उनको भी पता होगा, मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन कुछ होता है, हर इंसान की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको नहीं पता होती, कुछ पता होती हैं। तो ये आपके इल्म के लिए ये बताऊं कि जो भी ऑर्डिनेंस और जो भी अमेंडमेंट्स और ये जो भी एक्ट्स, ये जो भी कानून उस इमरजेंसी में या मार्शल लॉ में बनते हैं, तो जब वो अगर वो फ़ायदा मंद हों या वो देखा जाए कि पब्लिक इंटरेस्ट में उनका फ़ायदा हो रहा है और वो बड़े मौसर लॉज हैं, तो जो मार्शल लॉ का वो एरा जब एंड होता है तो उसके बाद जो अक्सर हमारे मुल्क में जमहूरी गवर्नमेंट आती हैं, तो वो गवर्नमेंट अगर देखें कि यार ये जो लॉ हैं ये मौसर हैं, कारामद हैं, इनको इन्फोर्स करना चाहिए, इनको चलना चाहिए, इन एक्ट को, जो एक्ट बने हैं उस मार्शल लॉ दौर में। वैसे तो अगर वो ख़त्म हो, मार्शल लॉ एमरजेंसी वगैरह जैसी एंड होती है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्शन अगर दी जाए तो प्रोटेक्शन दी जाती है कानून में नहीं बल्कि आइन में दी जाती है। तो आइन में आर्टिकल 270 जो है वो बेचारा काफ़ी दफ़ा इस अमेंडमेंट का शिकार हुआ है, जिसमें आर्टिकल 270 ए हुआ, फिर डबल ए हुआ, फिर ट्रिपल ए हुआ। तो जो 70 ए हुआ उसमें मुख्तलिफ जो एक्ट थे, जो ऑर्डर थे, जो ऑर्डिनेंस थे, उनको प्रोटेक्शन दी गई, वो आज भी इन्फोर्स हैं जिनको दी गई। कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं दी गई, वो ख़त्म, रिपील्ड। इसी तरह जो 270 डबल ए था, उसमें जो नेक्स्ट इमरजेंसी या मार्शल लगा, उनमें जो ऑर्डिनेंस या ऑर्डर वगैरह जो करामत थे उनको इन्फोर्स करवाया गया, उनको अमेंडमेंट के थ्रू। मतलब आइन में अमेंडमेंट आती है, उस अमेंडमेंट में इनको प्रोटेक्शन मिलती है, अदरवाइज़ तो इनको प्रोटेक्शन नहीं होती। तो वो 270 ए आया, फिर 270 डबल ए आया, तो लास्ट जो आया वो 270 ट्रिपल ए आया, जब आपको पता होगा कि मुशर्रफ की जो इमरजेंसी थी उसमें। तो उस इमरजेंसी में जो 270 ए आया था उसमें भी इसको प्रोटेक्शन दी जा रही थी, जो एक्ट थे मुशर्रफ के उसको। तो उस 270 ए को सुप्रीम कोर्ट ने
जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, और वो उसकी अमेंडमेंट जो थी वो लार्जर बेंच में चैलेंज हुई, तो उस अमेंडमेंट को गालिबन ख़त्म कर दिया गया। अभी आइन में मौजूद है, लेकिन वो उसके नीचे अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ वाज़े तौर पे मेंशन होगी कि वो अमेंडमेंट अब ख़त्म हो गई है। तो कानून शहादत जो है ये 1984 में बना है। बेसिकली ये एक एविडेंस एक्ट है जिसमें प्रिंसिपल सेट किए गए हैं कि एविडेंस किस तरह रिकॉर्ड होगी, क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, क्या चीज़ें मैटर करेंगी, क्या चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ आर्बिट्रेटर के पास एप्लीकेबल नहीं है इसकी प्रोसीडिंग, बाकी ये कोर्ट मार्शल में भी एप्लीकेबल है, ट्रिब्यूनल्स में भी है, और अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशल और क्वाजी जुडिशल पावर्स ऑफ जुरिडिक्शन। फैमिली कोर्ट में भी इसकी एप्लीकेशन उस तरह नहीं है, लेकिन फैमिली कोर्ट की जो अपनी सेक्शंस ऑफ लॉ हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं होंगी वहाँ पे इसके प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक्ट करेंगे। उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो माने जाएंगे, कोर्ट में आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो उसूल वज़ा किए गए हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो इसी के वाज़े होते हैं। अच्छा, अब जो ये एक्ट है इसमें आपने पहले पोर्शन में क्या पढ़ा, अल्लाह शायद है, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया तो वो कंटेंट मेरे पास नहीं है। दूसरे पोर्शन में आपको स्टिक कर दिया गया है कुछ चीज़ें जो रेलेवेंट है उनके साथ। दिस विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस डिस्क्राइब्ड अबव। This will cover the remaining part of the law of evidence as contained in the Kanun-e-Shahadat Order of 1984. Course content क्या है? I'm going to read the course content. Relevancy of character. इसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि करेक्टर कब रेलेवेंट होगा, किसी भी केस में कोई करेक्टर कब रेलेवेंट होगा या कब नहीं होगा। द नंबर नेक्स्ट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस जो हैं वो कौन सी किस्में हैं और वो प्राइमरी कौन से होंगे और सेकेंडरी कौन से होंगे। नंबर 3 प्रिजम्पशन एज टू फैक्ट कब प्रिज्यूम किए जाएंगे, किस तरह प्रिज्यूम किए जाएंगे, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। नंबर नेक्स्ट इज़ एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस कब एक्सक्लूड किया जाएगा। फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल, कौन से फैक्ट हैं जिसका कोर्ट जो है वो नोटिस ले सकती है। स्टॉपल एंड इट्स काइंड्स, रूल्स ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस मेड बाय यूज़ ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस, जैसे आपकी जो गैजेट्स वगैरह आ गए हैं उनकी जो एडमिसिबिलिटी है वो किस हद तक होगी, मोबाइल की वीडियोस, सॉफ्टवेयर वगैरह एंड सो डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। तो वी विल डिस्कस each and everything in detail inshallah, and I hope you will be able to understand and comprehend the Kanun-e-Shahadat Order 1984. अब डियर स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमें जो कंटेंट दिए गए हैं उसमें हम क्यों ना रेलेवेंसी ऑफ करेक्टर पे जाएं। रेलेवेंसी ऑफ करेक्टर, आपके पास भी कानून शहादत की बुक्स होंगी उम्मीद है। आर्टिकल 66 डील करता है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का, रेलेवेंसी ऑफ करेक्टर। अब रेलेवेंसी ऑफ करेक्टर को पढ़ने से पहले क्यों ना हम करेक्टर को पढ़ें कि करेक्टर क्या होता है। क्यों ना हम ये चीज़ें देखें कि कौन सा करेक्टर है, आया वो कंडक्ट है या करेक्टर है, उसमें फॉल भी करता है कि नहीं करता। तो द वर्ड करेक्टर जो है वो डिनोट करेगा कलेक्टिव क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक, स्पेशली मेंटल और मॉरल। आपकी जो क्वालिटीज़ का मजमुआ है, जो
मुकम्मल आपकी क्वालिटीज़ हैं या आपके किरदार है, करेक्टरिस्टिक हैं, स्पेशली आपके मेंटल और मॉरल। मज़ीद ये कि करेक्टर जो है वो कंडक्ट से थोड़ा सा डिफ़र करता है कि कंडक्ट आपका जो है वो तो एक सिंगल एक्ट है, वो किसी ख़ास ओकेजन पे होता है। आपका कंडक्ट कभी बुरा हो सकता है, कभी अच्छा हो सकता है, लेकिन करेक्टर जो है वो आपका जो किरदार है, जो आपकी खुसूसियात होती हैं, वो कॉन्टीन्यूस एक्ट होते हैं एंड देयर इज़ रिपीटिशन ऑफ द सेम एक्ट, उसकी रिपीटिशन मोस्टली होती रहती है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी डिस्टिंग्विशिंग ए पर्सन, जो इंसान को डिस्टिंग्विश करती हैं वो क्वालिटीज़। और मज़ीद ये कि इज़ ए मैन ऑनेस्ट, इज़ ही गुड नेचर्ड, इज़ ही ऑफ वायलेंट टेम्पर, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं करेक्टर को। ट्रेट्स ऑफ करेक्टर, ये आपकी करेक्टर की खसूसियात हैं। तो करेक्टर को आप समझे कि आपकी बेसिकली कम्बिनेशन है क्वालिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग पर्सन, जो इंसान का किरदार होता है कि वो एक बैड करेक्टर बंदा है, अक्सर हम कहते हैं वो बड़ा गुड कंडक्टर है, मुआशरे में उसकी बड़ी इज़्ज़त है और उससे जो है उसके पड़ोसी उसके करेक्टर से मुतमईन है, या उसका जो जैसे एक बंदा फ्रॉड करता है तो उसका एक करेक्टर में एक फ्रॉड का अंसर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ इसको अब खोखला कर रही है, तो उसके करेक्टर में आ जाता है। तो वो करेक्टर जो ऐसी चीज़ें होती हैं ये बड़ी मीनिंगफुल होती हैं। तो इसमें अगर इसको देखा जाए, जैसे क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें प्रीवियस गुड करेक्टर बड़ा रेलेवेंट होता है कि एक बंदे का करेक्टर गुड था तो उसके अगर ख़िलाफ़ केस बन जाता है तो वो चीज़ें बड़ी रेलेवेंटली उसको फेवर करती हैं कोर्ट में। इसी तरह जैसे सिविल केसेस हैं उसमें जो कानूनी शहादत है वो ये चीज़ प्रिसाइजली बताता है कि एक बंदे का जो कंडक्ट है या उसका कोई करेक्टर है वो इर्रेलेवेंट है केस में। मतलब ये कि अब इसकी मैं आपको एक जनरल एग्जांपल ये देता हूँ कि जैसे आपका एक केस सिविल चल रहा है और वो आपका केस जो है वो लैंड से रिलेटेड है, कोई भी आपका लैंड से रिलेटेड इशू जो है वो कोर्ट में चल रहा है, तो उसमें आपका ये कंडक्ट कि जी जो फलाम बंदा है वो चोर है, डाकू है, या वो लुटेरा है या लोफर है, या उसका जो 2-3 दफ़ा पहले वो मर्डर के केस में अंदर गया है, ऐसे कोई भी चीज़ एट्रीब्यूट करना उससे वो केस को उस केस में वो रेलेवेंट नहीं होगी, क्योंकि उस केस के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। अब वही केस जो ज़मीन का चल रहा है, लेकिन उस बंदे का करेक्टर ये सामने आता है कि ये फ्रॉडुलेंटली लोगों से मुख्तलिफ़ ज़मीनें जो हैं वो लेता है और उनको अपने नाम पे मुंतकिल कर देता है। अब यहाँ पे ये चीज़ रेलेवेंट होगी क्योंकि उस केस में उसकी रेलेवेंसी नज़र आ रही है। अब सेक्शन ऑफ लॉ जो बताती है वो एक जगह पे कहती है कि गुड करेक्टर जो क्रिमिनल केस में है वो रेलेवेंट होगा। इसी तरह वो सिविल केसेस में जो प्रिंसिपल दे रहा है जो कानूनी शहादत, वो ये कहता है कि कंडक्ट जो है या कोई करेक्टर जो है वो रेलेवेंट नहीं होगा अगर वो बंदे का गुड है या बैड है। मासवाए उस वक्त जो केस वो लड़ रहा है या जिस काज के लिए वो कोर्ट में आया है, ऐसे ही एक्ट उससे एट्रीब्यूट कर दिया जाए। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल में ऑलरेडी बता दिया है कि एक बंदा अगर फैमिली सूट कोर्ट में कर रहा है तो वहाँ पे उसका ये करेक्टर कि जी ये शादी करता है और डाइवोर्स देता है, इसका यही काम है, और जुल्म करता है, या इसने अपनी इससे पहली वाइफ पे भी तशद्दुद किया था, वो भी इसको छोड़ के चली गई थी, तो ये सारी चीज़ें रेलेवेंट है। लेकिन एक फ़ैमिली केस में अगर आप ये कहें जी कि इसने फ़लाँ ज़मीन को खुर्द बुर्द की थी, फ़लाँ जगह इसने एम्बेज़लमेंट की थी, तो ये सारी चीज़ें रेलेवेंट नहीं है। तो वो जो प्रिसाइजली टू कट इट शॉर्ट में अगर ये कहूँ तो ये बताना चाह रहा है कि सिविल केसेस में
आपका करेक्टर रेलेवेंट नहीं है उस वक्त तक जब तक जो केस है, ये जो काज है, ये जो क्लेम है वो सेम नेचर का नहीं है जिस तरह का उसका करेक्टर सामने आ रहा है। ठीक है, तो मैं सेक्शन बाई सेक्शन जो मतलब आर्टिकल जो हैं वो इसके पढ़ूंगा, वो भी आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक रेलेवेंसी ऑफ करेक्टर की बात बता रहा हूँ कि वो किस तरह रेलेवेंट होता है और किस तरह रेलेवेंट नहीं होता, और कौन से केस में रेलेवेंट होता है और कौन से केस में रेलेवेंट नहीं होता। आज चूँकि हमारा स्टार्टिंग लेक्चर है, इसलिए मैंने सेक्शन ऑफ लॉ को अभी स्टार्ट करना है। जो रेलेवेंसी ऑफ करेक्टर है मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि वो किस तरह होगा। मैंने आपको करेक्टर भी डिफ़ाइन करके बता दिया है कि करेक्टर क्या होगा। अब इसका जो आर्टिकल 66 है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज वही डिस्कस करेंगे और उसी पे हम जो अपनी है आर्गूमेंट्स को जारी रखेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल है कानून शहादत, ये कोई आसान लॉ नहीं है कि इसको थोड़ा सा पढ़ें तो समझ आ जाए। लिहाजा इसको हम रीड करते हैं कि इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट imputed irrelevant. Section says in civil cases the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant except in so far as such character appears from the fact otherwise relevant. अब ये चीज़ वाज़ेह है कि कोर्ट का काम होता है कि वो केस को ट्राई करें, नाट के उस आदमी को जो वो कोर्ट में आया हुआ है। तो ये वेरी बैड मैन मे हैव ए वेरी राइटियस क्लेम, मतलब किसी भी शख्स का बैड करेक्टर उसके केस पे इम्पेक्ट नहीं करेगा। तो इट इज़ जनरल रूल दैट सिविल केसेस evidence of character of parties to the suit is generally irrelevant। ये एक जनरल रूल है। जहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो या जहाँ पे भी ये बात होगी तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक जनरल रूल है, उसमें सिविल केसेस में एविडेंस ऑफ करेक्टर ऑफ पार्टीज़ टू द सूट इज़ जनरली इररेलेवेंट। आप उसके करेक्टर की बाबत कोई एविडेंस लाएंगे तो उसकी कोई भी वक़्त नहीं होगी, लेकिन साथ कंडीशन दे दी अनलेस करेक्टर इज़ ए फैक्ट इन इशू। जो करेक्टर लाया जा रहा है वो फैक्ट इन इशू है, मतलब कि जो क्लेम किया जा रहा है या जो केस है उसमें उसका कोई किरदार है या उससे उस केस में फ़र्क पड़ सकता है या उससे उस क्लेम को तक़वियत मिल सकती है जो क्लेम एक पार्टी ने की हुई है। तो देर आर टू फोल्ड रीज़न फॉर दिस। इसके दो मेन रीज़न हैं कि पार्टीज करेक्टर इज ऑर्डिनरली ऑफ नो प्रोबेटिव वैल्यू इन सिविल एक्शन। उसका जो करेक्टर है वो सपोर्टिव नहीं है सिविल एक्शन में, क्योंकि केस में ये चीज़ अगर ऑब्जर्व की जाए कि जो जनरल करेक्टर है वो इशू नहीं है तो फिर उसको ज़रूरत नहीं होती। जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कोर्ट का काम ये है कि वो केस को ट्राई करे, किसी भी इंसान को ट्राई करना उसका काम नहीं है। वो जो केस है उस लिमिटेशन में रह के उस केस को ट्राई करेंगे। और दूसरा ये कि एक कोई भी शख्स हो उसका करेक्टर जब तक उस केस पे इम्पेक्ट नहीं कर रहा तो जैसा भी क्यों ना उसका करेक्टर हो, उसका क्या पता जो वो क्लेम वो ला रहा है वो राइटियस हो, तो इसलिए उसको इस करेक्टर की वजह से डाउट नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि जो आर्टिकल 66 है ये आपको पता हो कि ये डील करता है करेक्टर ऑफ पार्टीज़ टू द सूट। जो लोग केस कर रहे हैं उनके करेक्टर्स तक डील करता है। ठीक है, तो ये विटनेस के करेक्टर पर इसकी कोई इम्प्लिकेशन नहीं है, ये उस पर अप्लाइड नहीं होता। पार्टीज़ टू द सूट सिर्फ अप्लाई होता है। द करेक्टर ऑफ विटनेस इज़ ऑलवेज मटीरियल एज अफेक्टिंग इज क्रेडिट। उसका करेक्टर भी विटनेस का भी मटीरियल होता है, लेकिन जो आर्टिकल 66 है हम उस तक महदूद हैं। तो उस आर्टिकल में इसके पार्टीज़ के करेक्टर को डिस्कस किया जाएगा
और अगर विटनेस के करैक्टर की कोई बात है तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, अपोजिट पार्टी उसको चैलेंज कर सकती है। ये था जी आर्टिकल 66। इसको कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हाईली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आर्टिकल भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि रेलेवेंसी है। तो ये रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर जो है ये आर्टिकल 66 में भी हम पढ़ेंगे, 67 में भी है, 68 में भी है और 69 में भी है। तो ये रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर जो है आपका पहला कोर्स कंटेंट में ये टॉपिक दिया गया था, इसको हम डिटेल से लेके जा रहे हैं और 66 आर्टिकल की बात